गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरूक बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों में एक बार फिर एक अच्छा मोमेंटम तो है, पर 25,000 के आंकड़े को निफ्टी अभी पार नहीं कर पाया। आज मॉर्निंग में जब बाजार खुला था तो मार्जिनली हायर खुला था, उसके बाद एक नीचे के लेवल्स भी देखने को मिले। अगर हम आज का इंट्राडे मूव देखें तो आज का लो निफ्टी का 24,814 है और हाई है 24,879। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। और ट्रिगर्स मोस्टली जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स थे वो तो हम सबके सामने है। जीएसटी रैशनलाइजेशन और मेजर ट्रिगर तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट भी देख लिया, जीएसटी रैशनलाइजेशन भी देख ली, जीडीपी के नंबर्स भी देख लिए, लेकिन बाजार फिर भी टस से मस नहीं हो रहा है। एक रेंज पकड़ी हुई है, उसको तोड़ना अभी तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और बैंक निफ्टी ने सहारा बिल्कुल नहीं दिया। आज भी बैंक निफ्टी लाल दिशा में ही कामकाज करते रहे। ऐसे में बाजार की दिशा क्या हो सकती है? आपको ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमोल अथावले, He's Vice President Technical Research at Kotak Securities, और मिस्टर सुधीर सुब्रमण्यम, He's a Market Veteran। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू अमोल सर। अमोल सर, पहले टेक्निकल लेवल से बात कर लेते हैं। और 25,000 का आंकड़ा जिस दिन जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई थी, रैशनलाइजेशन हुई थी, उसके अगले दिन प्री ओपन में देखा था, उसके बाद नहीं दिखा। कहाँ तक लगता है आपको संभावना बनती है कि 25,000 का आंकड़ा निफ्टी तोड़ पाएगा? करना क्या होगा? काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक तो एक पॉजिटिव चीज है और एक निगेटिव चीज है। पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो मार्केट में रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू हुआ है। हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे। अब दिक्कत वाली बात की तरफ जाएंगे तो जब भी मार्केट में बड़ा रैली आ रहा है उसके बाद तुरंत एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी लेवल पे दबाव है, वेरएस कोई नीचे के बड़े सपोर्ट्स नहीं टूट रहे। तो ऐसे मिक्स कैटेगरी में मार्केट अभी फंसा हुआ है। रेंज बाउंड टेक्सचर है, बट रेंज बाउंड जो है वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन निकल के आ रहा है। अगर हम लेवल्स की तरफ ही देखते हैं तो 24,950, 25,000 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसी के आसपास 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहे हैं। जब भी ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चालू हो जाएगा तभी एक डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 24,600, 24,500 ये दोनों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से सपोर्ट्स अहम है और वही कंटिन्यू रहेंगे। अगर वो लेवल कोई ब्रेक होता है तो ही मार्केट का टेक्सचर जो है वो बदलने का चांस फिलहाल तो दिख रहा है। अभी का सेटअप में अगर देखूं तो रेंज बाउंड है और उसी को कंटिन्यू रखने के चांसेस चार्ट्स पे ज्यादा दिख के आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी का हाल तो हमें पता ही है। एक उभरने की कोशिश तो करता है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्या बैंक निफ्टी का सहारा जो है वो जरूरी है निफ्टी को यहाँ से निकालने के लिए, इस रेंज से फंसे हुए जो पूरी जो निफ्टी है उसको निकालने के लिए? जी बिल्कुल। बैंक निफ्टी करेक्शन में तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था और आज आईटी चला है तो बैंक निफ्टी और थोड़ा सा सुस्त हो गए क्योंकि लार्जर जो मार्केट का टेक्सचर है वो रेंज बाउंड है। तो बैंक निफ्टी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है लेवल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 24,500, सॉरी 54,500 ये ऐसा लेवल रहेगा। उसके बाद एक पुल बैक जो है बैंक निफ्टी में वो और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसे कोई चांस नहीं दिख रहे कि जहां से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिले। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो जो फॉल था कंसिस्टेंट वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है शॉर्ट टर्म में, जो रेंज बाउंड है, नॉन डायरेक्शनल है। बट 54,500 के लेवल के ऊपर जरूर एक पुल बैक रैली देखने के मिल सकती है आने वाले दिन में। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आपसे मुलाकात जो हो रही है वो एक हफ्ते के बाद हो रही है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, इट्स है बाजार को इसका इंतजार था, लेकिन रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं थी। मे बी अ कपल ऑफ डेज ऑफ मूविंग मार्केट्स मूविंग हायर, बट जो हम चाहते थे वो बाजार में नहीं देखने को मिला। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स? तो पहले हमें हमारी चाहत को कम करानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम बहुत जोश से रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई अनाउंसमेंट आता है। बट याद रखिए कि क्या है कि जो भी है डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्थिति अच्छी या बुरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं और फंड मैनेजर्स को चॉइस नहीं है खरीदारी करने का। तो मेरा मानना है कि अप्रैल 1 टू अब तक देखें तो 3.5 लाख करोड़ की खरीदारी की है खाली म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा रिटेल का डायरेक्ट, एचएनआई का डायरेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी का वो सब छोड़िए, 3.5 लाख करोड़ का खरीदारी। एट द सेम टाइम एफआईएस का 80,000 करोड़ का बिक वाली, राइट। तो मेरा मानना है कि ये जो भी न्यूज आया ना
उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि 3.5 लाख तो इनको डिप्लॉय करना ही था, और जी। उनको जो 80,000 वो बेच रहे थे, वो क्या है ना, मैं अभी दोनों को थोड़ा अब टाइम देंगे मुझे तो मैं एक्सप्लेन या श्योर श्योर सर। करूँ। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट आप लीजिए कि एफआई की बात करें फर्स्ट, ओके, क्योंकि वो सेलर्स है तो शायद वो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। जी। क्या कारण है उधर? अभी वो कारण ये नहीं कि डोमेस्टिकली जो ग्रोथ स्टोरी हमारी है उसमें कोई दाग आई है, क्योंकि सीधे ये जीएसटी को खबर छोड़िए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से फिस्कल स्टिमुलस से लेकर आरबीआई स्टिमुलस से लेकर मॉनसून की खबर को लेकर सब अच्छी खबरें ही है, तो दाग खाली टैरिफ के कारण है, राइट। जी। तो जी। इंडिया के हिसाब से एफआईएस की बिकवाली इसीलिए हो रही है क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट, और वो भी खास करके क्यों, क्योंकि इवन एसएनपी ने अपने रेटिंग में बताया कि टैरिफ के कारण इंडियन जीडीपी पे ज्यादा असर नहीं आएगा। फिर भी एफआईएस को डर है, क्यों क्यों मैं बताता हूं आपको कि एफआईएस की बात समझने के लिए हमें 1-1.5 साल पहले जाना होगा। ओके। अप्रैल 2024, क्यों मैं बता रहा हूं अप्रैल 2024 की अगर आप देखिए वैल्यूएशन निकालिए इंडियन मार्केट की, महंगी ही थी, फिर भी अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर उन्होंने खरीदारी की। जी। तो ये वैल्यूएशन एक कारण है कि वो बेच रहे हैं, ये सोच लीजिए। ये बहुत जबरदस्त कारण नहीं है, क्योंकि तब भी वो हाई वैल्यू में इंडिया को खरीद रहे थे। क्यों? जी। क्योंकि वे 6.5% की आज या कल की ग्रोथ रेट को बेस पर नहीं कर रहे थे, वो हमारी उभरती हुई इकोनॉमी जो शायद अगले साल 6.25, उसके बाद 7.5, फिर 8, फिर 8.5, 10, वो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को खरीद रहे थे, राइट। अब क्या हुआ सितंबर के बाद, उसमें जीडीपी की ग्रोथ एकदम 5.5 तक गिर गई थी उस लास्ट ईयर में, और फिर ट्रंप आए, उन्होंने टैरिफ लगाया, तो क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जो राइजिंग ग्रोथ की थी, वो उसमें एक अभी शंका आ गई है कि क्या इंडिया उस तेजी से ग्रोथ पाथ पे जा पाएगी। ये करंट ग्रोथ की बात नहीं है, ये इस साल की ग्रोथ की बात नहीं है, ये इवन अगले साल की ग्रोथ की बात नहीं है, उसके बाद वाले साल की। अब उसमें कब सुधार आएगा? जब टैरिफ का डर हटेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यूएस वर्ल्ड की 30% जीडीपी का हिस्सा उनके पास है, उनकी पर कैपिटा जीडीपी $90,000 पे है। उस मार्केट को अगर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक उभरता हुआ ग्रोथ, हम ये 6.5 को मेंटेन करेंगे, जीएसटी को हम थोड़ा कट करेंगे, एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देंगे, बाकी देशों से कुछ बीटीए करेंगे, वो सब बात ये 6.5 को प्रोटेक्ट करने की बात है। मगर अगर ग्रोथ चाहिए तो यूएस का टैरिफ हटना ही है, या कोई गठबंधन होना ही है, ताकि यूएस मार्केट इंडिया के खुले रहे। और जब तक वो खबर नहीं आएगी आपको एफआई जबरदस्ती नहीं आएंगे, क्योंकि हम अब मार्केट महंगी लग रही है उनको। क्यों? क्योंकि एक वो फ्यूचर ग्रोथ तो नहीं है, क्योंकि पीईजी के हिसाब से देखिए, अब प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ जो था उस पे इंडिया रीजनेबली वैल्यूड लग रही थी, अब प्राइस अर्निंग ग्रोथ में भी इंडिया महंगी लग रही है नंबर 1। अब बाकी के मार्केट सस्ते लग रहे हैं उनको, चीन आधा पीई पे है हमारे, तो उनके लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो जब ये स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ कैप्चर्ड है प्राइस में, क्यों वे निवेश करेंगे, राइट। तो जब तक टैरिफ की सिचुएशन में ज्यादा बदलाव नहीं आती है, एक भयंकर एफआई की खरीदारी नहीं आएगी, और जब तक आप देखेंगे तो कोई भी अच्छी खबर इंडिया की ओर से आए उसके मन को नहीं बदलेगा, खाली ये एक उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिवर्सल्स हो सकती है, अगर मान लीजिए कि चीन में कोई खराब चीज आ गई, या फिर लेट्स से फेड रेट कट करता है, तो रेट कट के कारण एक रिस्क ऑन इमर्जिंग मार्केट की ओर आता है, और इंडिया को इमर्जिंग मार्केट में पैसिव फंड्स का एक हिस्सा 17% का है, उतना तो पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त बिकवाली करेंगे, ये सब चीज सपोर्टिव है, फेड रेट कट और ये वाली बात, तो धीरे धीरे बाइंग शुरू करेंगे। मगर एक तेजी से एफआई की बाइंग चाहिए, तो हमें वो टैरिफ का उलझन को सुलझाना होगा। इसलिए डीआईएस की बात करें तो ये अच्छी खबर उनके लिए अच्छी है, मगर वो किसी हालत पे ये खरीदारी करते। तो आज क्या हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, क्योंकि उनको क्या है कि वो तो इंडिया को खरीदेगी,
उनको इंडिया ही पसंद, उनको बाकी का मार्केट का ऑप्शन उतना नहीं है, कोई तो एक दो म्यूचुअल फंड के पास थोड़ी इंटरनेशनल स्टॉक्स की राहत है बस। जी तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें तो मैं देखूंगा 1 मंथ का रिटर्न, आप कह रहे मार्केट परफॉर्म नहीं किया, एक्चुअली मार्केट 2% ऊपर है, ओके 1 मंथ का रिटर्न में। मिड जी कैप इंडेक्स उससे भी ज्यादा ऊपर है, स्मॉल कैप थोड़ा कम ऊपर है, पर सब ऊपर है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स जीएसटी के कारण वो बड़े हैं, मगर आईटी और अपना बैंकिंग ये सब में प्रॉफिट बुकिंग किया है उन्होंने। तो ये डोमेस्टिक का जो 3.5 लाख करोड़ का बाइंग है वो सेक्टर रोटेशन के अंदर जा रहा है, इसलिए आपको एक ब्रॉड ओवरऑल मार्केट आप ट्रैक करते वो कह रहे जो कहीं नहीं गया। मगर जो जीएसटी के कारण जो भी पॉजिटिव सेक्टर्स है उनमें तो ऑटो का 15% है 1 महीने का रिटर्न। तो ऐसा जी ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छे खबर को नहीं रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, मगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सभी सेक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो हो सकता है जब एफआईएस जबरदस्त से वापस आएंगे। और उसके लिए और इसीलिए मेरा मानना था कि ये जो ट्रम्प की लेटेस्ट ट्वीट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि करेक्ट वो बता रही थी तो एक रास्ता खुल रहा है, दरवाजा थोड़ा 2 इंच खुल गया। अब वो दरवाजा अगर 5, 6, 7, 10 इंच खुलता है तो शायद एफआईएस भी अपना रुख बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा आप एक्सपेक्ट जो भी करेंगे मार्केट से, सेक्टर रोटेशन ही होगा और कंसोलिडेटेड मार्केट ही होगा जब तक एक बहुत अच्छी एफआईआई के लिए खबर नहीं आती है। ये मेरा मानना है ब्रॉडली अबाउट द मार्केट की सिचुएशन। बिल्कुल एफआईएस का आना बहुत लाजमी है और आपने देखा होगा कि वही सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जहां एफआईएस की वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। और हम इंतजार करेंगे कि ट्रम्प साहब और मोदी साहब के बीच में कुछ तो बातचीत शुरू हो, जो इंडिकेशंस है, पर यू नेवर नो। अभी तो बाजार रेंज बाउंड हुए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अमोल सर, आज आईटी सेक्टर की इन्फोसिस ने कहा है कि सितंबर 11 को बोर्ड की बैठक होगी जहां बायबैक पे वो विचार करेंगे। उसके चलते हुए आज इन्फोसिस टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, 4.5% का इजाफा है। रब ऑफ इम्पैक्ट, विप्रो, टेक महिंद्रा, अन्य काउंटर्स में भी देखने को मिल रहा है। और ये भी खबर है, मतलब जो बाजार बुला रही है कि फेड की पॉलिसी बैठक जो अगले हफ्ते है सितंबर 16 17 को, वहां पे ब्याज दरों में कटौती 25 बेसिस पॉइंट ही नहीं या 50 बेसिस पॉइंट की बेट लगा रहे हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स पे डालते हुए। तो आईटी में इस समय क्या करना है, और खासतौर पे इन्फोसिस, डीपीएस जैसे लार्ज कैप्स? आई थिंक एक तो आईटी इंडेक्स से अगर हम शुरुआत करते हैं तो एक ओवरसोल्ड जरूर था, एक बड़ा करेक्शन पूरा हुआ था, लेवल्स भी काफी प्रॉमिसिंग थे। जो मिसिंग था वो उनके लिए ट्रिगर, वो आज शायद इन्फोसिस ने काम कर दिया है। और उसके बाद जो मोमेंटम आया है वो सिर्फ इन्फोसिस में नहीं आया, सभी आईटी स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। आईटी इंडेक्स भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ ट्रेड होता हुआ हमने देखा है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक ही है, कोई बड़ा रिवर्सल में अभी भी उसको नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि बड़े एवरेजेस, बड़े पैटर्न्स अभी भी डिस्टर्ब है, उसके नीचे ही आईटी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो बट ये पुल बैक कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ से काफी ब्राइट लग रहे हैं। उसमें से आपने इन्फोसिस के बारे में पूछा, तो इन्फोसिस में बाउंस बैक ही है। बाउंस बैक अगर कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कि 1550 जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, वही से लास्ट टाइम करेक्शन ट्रिगर हो गया था, वहां तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो अराउंड 1470 के आसपास आता है, तो 1470 से लेके 1450 का जो जोन रहेगा वो मुझे लगता है इन्फोसिस के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे कि आपने बोला कि ओवरऑल आईटी सेक्टर ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो ट्रिगर है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो सभी आईटी स्टॉक्स में एक टेक्निकल बाउंस बैक का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। अब सर, अभी सुनील सर ने बात की ऑटो स्पेस की, और ऑटो सेक्टर में हमने जोरदार तेजी देखी है। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो या तो रिकॉर्ड हाई पे है या 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। अब इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। ऑटो स्पेस में बेस्ट बेट एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न्ड, क्या लगता है आपको? काफी इतने चला रन के बाद है, हाँ या वो बिल्कुल काफी चला है, और सभी सेगमेंट्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो एंसिलरी भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सेगमेंट में। बट जिस तरीके का आपने पूछा कि 2 व्हीलर सेगमेंट में अभी देखो आज करेक्शन है, बट रिवर्सल नहीं, कोई बड़े ट्रेंड को रिवर्सल नहीं, टेम्पररी ओवरबॉट जो कंडीशन हो रहे
उसके कारण एक पॉज ही लग रहा है, कोई बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है। तो अगर मुझे पिक करना है तो पहले टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो एक प्रॉमिसिंग लेवल पे है, इतना चला भी नहीं है जितना आइस्चर चला है, जितना टीवीएस चला है, और हायर बॉटम फॉर्मेशन भी। तो बजाज ऑटो की तरफ ध्यान रहेगा, सपोर्ट्स रहेंगे उसके 9150 का, उसके ऊपर ये सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 9500 9650 तक के लेवल्स निकल के आ रहे। फोर व्हीलर सेगमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो एक टाटा मोटर जो काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, आज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज कल उसने क्रॉस किया और आज कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक और जो बाउंस बैक है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 700 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 700 एंड 680, वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेड हो रहा है। जब तक ये लेवल मेंटेन है, आई थिंक ये जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है।